से अच्छा। और आज जो है ना, शुभ है पाराडाइग्मेटिक कंसर्न। अब देखिए इसको क्या पाराडिग्मेटिक लग रहा है, लेकिन इसको पढ़ते हैं पाराडाइमेटिक। जी क्या साइलेंट हो जाता है, इसके नीचे हम लाल मार्क मार देते हैं। तो आप लोग हमेशा इसको पाराडाइमेटिक पढ़िएगा। अब इसका क्या मतलब है, बड़ा भारी भरकम सा वर्ड है। एक्चुअली होता क्या है ना, जैसे जैसे आप क्लास में ऊपर बढ़ते जाते हैं तो आपकी भाषा का स्तर जो होता है बेहतर हो जाता है हर पढ़े लिखे व्यक्ति का। तो एक छात्र जो इंटर में था या जो 10वीं में था, 8वीं 9वीं में है, उसके उत्तर लिखने की शैली, और जब वो पीएचडी में चला गया तो उसके उत्तर लिखने की शैली, शब्दों का चुनाव, वो बहुत अंतर हो जाएगा। वही व्यक्ति जब राइटर बन जाएगा तो फिर उसकी भाषा का स्तर और ऊपर हो जाएगा। तो क्या लगेगा कि यार, और बच्चे जब उसको पढ़ेंगे तो लगेगा कि यार ये कैसे भाषा में लिखा है राइटर ने, मतलब ये तो इतना क्लिष्ट भाषा है, ये क्यों नहीं सरल भाषा में लिख देते। तो ये ना एक्चुअली होता क्या है, सिर्फ भाषाई विकास के कारण होता है कि बुक लिखने के स्तर तक आपका भाषाई विकास इतना ज्यादा हो चुका होता है कि आपके जो लैंग्वेज है, आपके जो थाउट्स है, उसके लिए जो वर्ड्स आते हैं, वो वर्ड्स इसी प्रकार के आते हैं। क्यों इस प्रकार के वर्ड आते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सटीक वर्ड है। ठीक है। और बचपन की क्लास में आपको चीजों को हल्का करके दिया जाता था। हमको कॉलेज में आने के बाद अच्छा नंबर मिलने लगा, उसके पहले तक हमको कभी स्कूल में अच्छा नंबर नहीं मिला। और क्यों नहीं मिला, उसका कारण सिर्फ ये था कि स्कूल में सारे लोगों को लगता था कि कहीं से बेहद ही किताबी भाषा का इस्तेमाल करके याद करके आता है, रट के आता है और लिख लेता है। और उसके कारण था कि मेरा भाषा ज्ञान जो हमको उम्र के बहुत पहले हो गया था, मतलब एलकेजी यूकेजी में थे। और उस टाइम जैसे ये पीडीएफ है ना, इस पीडीएफ को फर्राटेदार हम बिना रुके पढ़ लेते थे। हाँ, बहुत सारे शब्दों के अर्थ नहीं समझ में आते थे पर समझ लेते थे। तो मतलब कुदरत का देन होता है कुछ कुछ को। उसी टाइम पे, जिस टाइम पे भाषा ज्ञान लोग सीखते हैं, घर ही में इतना सिखा दिया और इतने तेजी से हम पकड़ लिए कि भाषाई ज्ञान हमको बहुत पहले हो गया। तो पहले हो गया तो मेरे आंसर की प्रकृति वैसे हो गई। इसका खामियाजा हमको स्कूल में भुगतना पड़ा कि भाई रट रट करके लाता है। लेकिन कॉलेज में जा करके हमको इसके लिए प्रशंसा मिलने लगी कि नहीं, क्या आंसर लिखता है, बेजोड़ लिखता है। तो ये चीजें भी होती है। तो पैराडाइमेटिक कंसर्न जो है, क्या होता है भाई पैराडाइम। एक बार हम इसका हिंदी वर्ड, हमको समझ में तो आ रहा है लेकिन हम इसका एग्जैक्ट हिंदी नहीं जानते। हम एक बार देख लेते हैं जेमिनी से पूछ के। हिंदी हो, इसका हिंदी भी कुछ सरल नहीं ही होगा, बहुत अजीब सा ही होगा। प्रतिमान, अच्छा। मानक ढांचा, हाँ मानक ढांचा तो ठीक है। पैराडाइम का, पैराडाइम प्रतिमान, मानक ढांचा, यानी मूलभूत ढांचा। जैसे एक एग्जांपल देते हैं पैराडाइमेटिक कंसर्न, मतलब किसी का आधार जो है, किसी जैसे है ना, कि मान लीजिए कि एक सरल सा एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। अब हम जब भी सरल एग्जांपल देते हैं ना, तो हम सोशल रिलेशंस पे ही पहुंच जाते हैं। पता नहीं क्यों, ये साइकोलॉजी के होने के कारण है या जो भी है, और या फिर सरलता के कारण है। सबसे पहले मेरे माइंड में ना ऐसा ही एग्जांपल आता है। आप लोग प्लीज इसको अदरवाइज कोई मत लीजिएगा। मान लीजिए कि दो व्यक्ति है एक साथ, ठीक है, एक रिलेशनशिप में है, और दोनों को लगता है कि जो है मतलब बहुत, मतलब एक व्यक्ति, मतलब माइंड में इमेज बनाते हैं ना दूसरे व्यक्ति के प्रति। तो इमेज बनाया कि भाई बहुत अच्छा आदमी था, ये बहुत अच्छा आदमी है, ये है वो है, वो बड़ा संस्कारी है। ये चीजें हैं जो चीजें मेंटेन करनी चाहिए, अभी तक व्यक्ति को वो चीजें मेंटेन किया हुआ है। शुद्धता है, पवित्रता है, विचार में, व्यवहार में, सब चीज में। और फिर आपको अचानक से पता चलता है कि भाई जिसको ना मैं राम सीता समझ रहा था, ये तो पूरा का पूरा जो एकदम मतलब कैरेक्टरलेस भी नहीं, ये सीरियल कैरेक्टरलेस पर्सन है ये तो। है, इसको मैं क्या बोलता हूँ कि चलता फिरता देवता समझ रहा था, ये तो चलता बोलता, ये तो सरकारी बस निकल गया। कई उसके बारे में हम सोचे नहीं थे, आज तक हमको पता नहीं चला कि आदमी ऐसा था। है, ऐसा पास्ट भाई साहब। अब वो सोच रहा है हम करें तो क्या करें, घर परिवार सबको बता दिए ये वो सब, जा, अब ठगे गए, क्या हो गया, मतलब पागल पागल जैसा हो गया। तो क्या था, उसके जो पैरों तले जमीन खिसक गई। ठीक है, यानी जिस चीज पे वो टिका हुआ था, जितना सम्मान करता था, जितना प्रेम करता था, सब धुल गया उसके मन से। और अब एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो गया, मतलब
माथा नोच रहा है, पागल की तरह सर पटक रहा है कि साला ये क्या हो गया मेरे साथ। अब किसी और को चाह भी नहीं पा रहा है क्योंकि अपना सर्वस्व उसको अर्पित कर दिया है अगले को। तो जो ईमानदार लोग होते हैं, मान लीजिए किस तरीके का भोले भाले लोग, उनके साथ ऐसा हो गया, एक इमेजिनरी केस की बात कर रहे हैं। तो उस जगह पे आप रह करके देखिए कि कैसे आपका ढांचा हिल जाएगा, पूरा स्ट्रक्चर जो है बर्बाद हो जाएगा। आपका जो मूल था, है ना, रिलेशनशिप का मूल क्या होता है? सम्मान और प्रेम, दो ही चीज पर टिका होता है। तो दोनों में आप संतुष्ट थे कि हाँ भाई बढ़िया है, हमको एकदम ऊपर वाले की मेहर से ऐसा मिला है आदमी, जो भी है। अब सब कुछ है, पेरेंट्स को बता दिया है, बढ़िया। अब पता चला कि भाई साहब ये इतना ही, ये चीज है। आपने समझा कि ये प्रेम से हम आगे बढ़े, और अगले के लिए क्या था, वो प्रेम नहीं था, वो कुछ और ही था। तो इस तरीके की चीजें हुई तो हिल गया दिमाग। पैराडाइम जो है ना, वही मानक ढांचा है, वही प्रतिमान है, वही आपके पैर के नीचे की जमीन है, जिस पर आपका पूरा का पूरा नॉलेज का स्ट्रक्चर जो है ना टिका हुआ है। पूरा का पूरा सब कुछ टिका हुआ है। जैसे मान लीजिए फिजिक्स में अगर पैराडाइम की बात करते हैं, ग्रेविटी एक पैराडाइम है, ठीक है। कंसेप्ट तो है ही, ठीक है, पर एक पैराडाइम है, क्योंकि ग्रेविटी के बेसिस पे सब कुछ टिका हुआ है। अगर कल को ऐसा पता चल जाए कि ग्रेविटी कुछ होता ही नहीं है, तो पूरा का पूरा फिजिक्स हिल जाएगा और उसकी जगह पे कुछ नया आ जाए। तो उसके आधार पर जितनी थ्योरीज बनी है ना, जितने नॉलेज सिस्टम बने, सब का सब हिल जाएगा कि यार ग्रेविटी कुछ नहीं होता है। तो ग्रेविटी कुछ नहीं था तो क्या था? अरे वो ग्रेविटी नहीं था, वो क्वांटम एंटेंगलमेंट था। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ रियलिटी का क्या बोलते हैं कि कंटिन्यूअस मूवमेंट था, सापेक्ष गति थी। और उस गति में पृथ्वी हमेशा से रही है, और हमारे जो आसपास के अणु है वो हमेशा से उसी गति की दिशा में रहे, इसी कारण से हम उसको ग्रेविटी कहते हैं। और अगर ग्रेविटी वाकई में हकीकत है होती, तो फिर हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे दे सकते हैं जिसमें ग्रेविटी काम नहीं करती है। एक चीज है, ठीक है, उसको एंटी क्लॉक, जैसे पेंच को घुमाते हैं एंटी क्लॉकवाइज की दिशा में, कोई बॉल है उसको एंटी क्लॉकवाइज दिशा में जोर से घुमा दीजिए स्पीड से, वो वहीं पे रुक जाएगा, हवा में वैसे रुक जाएगा घूमते हुए, वो नीचे नहीं गिरेगा, उस पर ग्रेविटी काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसका जो स्पिन है, उसका स्पिन जो है, उसको उस जोन से, उस तरंग के और उस तरीके के जोन से जो है उसके फोर्स को काउंटर कर रहा है, जिसके कारण वो वहीं पे रह रही है। तो अब जब वहीं पे रुक रही है, तो फिर घूमते हुए बॉल पे ग्रेविटी नहीं लग रही है, वो ये कैसे हो गया? जी हाँ, तो ग्रेविटी कुछ नहीं होता। ये है क्वांटम फिजिक्स, ठीक है। तो क्वांटम फिजिक्स एक ऐसी चमत्कारी और रहस्यमयी दुनिया की तरह है, जो हमारे एग्जिस्टिंग सभी चीजों को खारिज कर देती है, और चमत्कारों के लिए जो है ना स्पेस बना देती है। मतलब आज तक जिनको फिजिक्स में या रिलीजन में ऐसे करके चमत्कार कहा गया है कि ये फालतू बात है, उन सब चीजों को पॉसिबल कर दिया। जैसे आप सब जानते हैं कि उसमें कहा गया कि क्वांटम फिजिक्स में एक श्रोडिंगर्स कैट करके है, श्रोडिंगर या पता नहीं नाम हम याद नहीं आ रहा है। उसमें क्या होता है कि जैसे कोई बक्सा है, बक्सा के अंदर बिल्ली बंद है। जैसे ही आप उस बक्से को खोल के देखते हो, आपको बिल्ली दिखाई पड़ती है, तो वहां पे बिल्ली है। और जैसे ही आप बंद कर देते हो, तो वहां पे बिल्ली नहीं होती है, बिल्ली का एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो बोलेंगे ये कैसे हो गया सर, ये तो दिमाग घुमाने वाला बात कर रहे हैं, तो जादूगरी वाला बात कर रहे हैं, ये तो सिर्फ थ्योरी है, इमेजिनेशन है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो क्वांटम फिजिक्स जो है ना, फिजिकल चीजों के एग्जिस्टेंस को ही नकारता है। वो यही कहता है, जो हम लोग सुनते हैं ना, सब माया है। चीज रियलिटी तब एग्जिस्ट करती है जब आप देखते हैं, वरना वो वहां पे नहीं है, वो है ही नहीं उस जगह पे प्रेजेंट। तो आप इसको कहेंगे सर ये कितना मतलब अजीब सा बात लग रहा है, लेकिन ये एक बहुत पहला चैप्टर है, मतलब पहला ये चीज है जहां से क्वांटम फिजिक्स शुरू होता है। अब इसके पीछे आप जाएंगे कि क्यों ऐसा है, नहीं है, तो फिर बोलिएगा ये तो थ्योरी की बात है, कल्पना की बात है, आपने पहली बार पहली बना दी। नहीं, क्वांटम कंप्यूटर्स हैं आज हमारे पास। अगर वो सिर्फ कल्पना की बात होती ना, तो आपके पास एक डिवाइस नहीं होता। जैसे ग्रेविटी है, ग्रेविटी पे काम करने वाले बहुत सारे मशीनें हैं। अगर ग्रेविटी सिर्फ एक कल्पना होती, तो ग्रेविटी पे मशीनें तो काम नहीं कर रही होती, मशीनें कर रही है ना, दैट मीन्स है। वैसे ही क्वांटम कंप्यूटर्स है हम लोग के पास, चीजें हैं। आप लोग अगर सुने होंगे तो सुने होंगे, आज से 2 साल या 2.5 साल पहले क्वांटम टेलीपोर्टेशन का पहला ऑफिशियल प्रयोग जो है सक्सेसफुली पब्लिक डोमेन में किया गया, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरे जगह पे टेलीपोर्ट किया गया। टेलीपोर्टेशन का मतलब है यहाँ से गायब करके दूसरे जगह प्रकट कर देना, बिना बीच में किसी रास्ते या किसी टनल के। मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन इस रूम में प्रेजेंट है, हमने यहाँ से इसको गायब कर दिया और प्रकट कर दिया यूएसए की किसी लेबोरेटरी में। तो ये इलेक्ट्रॉन लेवल पे संभव हो गया है। इसके बड़े लेवल पर अभी तक संभव हुआ है या नहीं हुआ, वो पब्लिक डोमेन में नहीं आया है, लेकिन
बहुत सारे कहानियां हैं 1900 समथिंग ईस्वी में ही, कि जो है ना कि क्वांटम टेलीपोर्टेशन वगैरह ये सब कुछ अचीव कर लिया गया था, लेकिन उसको पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया। तो जब पब्लिक डोमेन में रिसर्च पेपर करके नहीं लाया गया तो उसको क्या हम लोग मानक मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो यही होता है पैराडाइम। जब पैराडाइम्स चेंज होते हैं ना, तो दुनिया चेंज होती है। पूरा का पूरा ढांचा उलट पुलट हो जाता है। पूरा मतलब इसी को कहते हैं हम लोग पैराडाइमेटिक शिफ्ट। इसके लिए एक वर्ड है, पैराडाइम। आज निकिता छूट रही है एक, पैराडाइमेटिक शिफ्ट। तो ये चीजें हैं कि ढांचा जो है पूरा का पूरा चेंज हो गया, ऐसा बदलाव आया, ऐसे नई चीज पता चली। वैसा ही हुआ होगा, गलीलियो गलीली ने जब कहा कि ये जो है मतलब ऐसा ऐसा है ग्रह है, और फिर केपलर ने कहा है कि सन भाई सेंटर में है, बाकी सब लोग मूव करते हैं। तो वो एक पैराडाइमेटिक शिफ्ट का वक्त था, लेकिन कोई उसके लिए तैयार नहीं था, तो बोला मारो इसको, खत्म करो। तो जब जब पैराडाइमेटिक शिफ्ट होता है तो बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस होता है कि मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि पुराने समझ को चुनौती मिलती है और नए समझ के लिए जगह मिलती है। मॉडर्न फिजिक्स जो है पैराडाइमेटिक चेंज का एक एग्जांपल है। वो कहता है कि ग्रेविटी अगर वाकई होता तो सब एटॉमिक लेवल पे भी लगता है ना, अणु के नीचे परमाणु के स्तर पे भी तो ग्रेविटी काम कर रही होती है। अगर आप रोके हुए या एक एटम में स्पिन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो वो नीचे की तरफ ज्यादा जाते, ओवल पाथ होता उनका, सर्कुलर तो नहीं होता ग्रेविटी के प्रभाव में। तो सर्कुलर क्यों है? तो ऐसी चीजों का उत्तर जो है न्यूटोनियन फिजिक्स नहीं दे पाया, लेकिन इन चीजों का क्वांटम फिजिक्स में उत्तर है। जिनको भी फिजिक्स प्रिय है ना, उनको मॉडर्न फिजिक्स जरूर पढ़ना चाहिए। मेरा भी फेवरेट सब्जेक्ट वही था और हम उसी से ग्रेजुएशन करने जा रहे थे। फिर पता नहीं क्या दिमाग में वो अंतरात्मा की आवाज आई, बोला साइकोलॉजी ले लो। तो साइकोलॉजी लिख दिया, ऑप्शनल काट करके फिजिक्स की जगह साइकोलॉजी कर दिया व्हाइटनर से। पी सेम रह गया, बाकी सब कुछ। और सब्सिडरी में था केमिस्ट्री और बायोलॉजी। काउंटर पे दिए तो फेंक दिया फॉर्म। उसके बाद हम उसे बगल वाले से पूछे सब्सिडरी क्या क्या होता है, तो 20 को सब्सिडरी का नाम बता दिया। हम कभी सुने भी नहीं थे इस सब्जेक्ट्स का नाम, हमको केवल साइकोलॉजी पता था और हिस्ट्री ज्योग्राफी सब पता था। तो हमको हिस्ट्री बिल्कुल पसंद नहीं था और ज्योग्राफी हमको लेना नहीं था। तो बगल वाले से पूछे भाई तुम्हारा क्या है सब्सिडरी, तो तुम्हारा क्या है, तो एक को बोला क्या बोलते हैं, हाँ एक बोला हिस्ट्री, और एक बोला जो है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी भी हम कभी नहीं सुने थे क्या होता है। तो हम एक में सोशियोलॉजी मार दिए काट के, और एक में बोले कि दो तेरी तब लिख लो हिस्ट्री है, तब क्या करें। तो इस तरीके से अपना ग्रेजुएशन का काम हुआ। घर वालों सोच रहे हैं कि जो है कि बीएससी फिजिक्स कर रहा है, फिजिक्स में इसका पूरा कीड़ा था एकदम घुसा हुआ, तो वही करेगा। साइंस लिया, घर वाले खुश हो रहे हैं। यहाँ एक दिन पकड़ लिया हमको घर में, बोला कि यार साइंस का क्लास सुबह में होता है, तुम दोपहर में जाता है क्लास करने के लिए, क्या बात है। 2 महीने बाद हमको खड़ा करके क्लास लिया गया, नानी घर में रहते थे। तो हम बस एक लाइन बोले, ठीक है, हम यही बोले कि हम साइंस नहीं लिए हैं। और सबके दिल पे बहुत बड़ा पत्थर गिरा, क्या लिया है? आर्ट्स। आर्ट्स में क्या? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी लिया। उसके बाद जो हुआ ना, छीछा लेदर मेरा, रिश्तेदारों के सामने बिठा बिठा करके वो घंटों घंटों बेइज्जत किया जाता था। बोलता था कि साइंस नहीं चला पाता ना, इसीलिए आर्ट्स ले लिया। भाई हम सेकंड टॉपर थे मारवाड़ी कॉलेज में साइंस के, और ऐसा ऐसा सुनना पड़ा। फिर जब मारवाड़ी में टॉपर बने ना, तो फिर वही रिश्तेदार सब जो है ना, वह सबके सामने चौड़ दे रहा है, अरे साइकोलॉजी लिया है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, टॉप किया। तो ये क्या है कि ये भी एक पैराडाइमेटिक शिफ्ट था। उनके बिलीफ सिस्टम को एक बड़ा सा ब्लो था कि इस बंदे ने ऐसा क्यों कर दिया। कोई नहीं जानता था इसके पीछे, कि इसके पीछे कारण क्या है। इसके पीछे दो कारण था। एक कि हमको जो पढ़ना था हमको वो करना था, हमको वो जीना था। और फिजिक्स मेरा मतलब फर्स्ट लव था। लेकिन जब हम गए ना मतलब टीएनबी कॉलेज और यहाँ वहाँ जब हमने देखी, तो लगा ना कि भाई क्या लैब है, देखें क्या पढ़ाई है, क्या लाइब्रेरी है, तो पता चला सब वही है। पार्ट थर्ड में जाकर के टीचर का नोट्स और ऐसे वैसे करके पास हो जाता है। फिजिक्स किसी को आता नहीं है फिजिक्स। और हम जब सिलेबस देखे थे तो हम एक्साइटेड हो गए थे कि यार बीएससी का सिलेबस इतना गजब का है ना, अगर इसको बंदा पढ़ लेगा तो साइंटिस्ट बन जाएगा। मतलब इतने इतने एक्सपेरिमेंट सही है, वो लैब में कुछ नहीं था। मेरा मूड डाउन हो गया। हम बोले कि चीज ऐसा लो जिसको पढ़ पाओ जी पाओ। फिर साइकोलॉजी भी पसंद थी, तो ले लिया साइकोलॉजी।
चलिए, तो पैराडाइमेटिक शिफ्ट जो है ना, ये केवल रिसर्च में नहीं, ये कहीं भी किसी भी जगह पे पैराडाइमेटिक शिफ्ट का वही मतलब है कि ऐसा चीज है ना जो एकदम माहौल बदल दे, हालात बदल दे, अचानक से जो है चेंज कर दे। तो अब क्या होता है 1990s में, आप लोग देखिएगा ना कि जहाँ पे शिक्षा की बहुत ज्यादा कमी होती है जिन क्षेत्रों में, साइकोलॉजी जैसे सोशल साइंसेस को, महीन विज्ञान को ना, लोग ऐसे जो है ना बोलते हैं ये तो यही है, गप है, ठीक है, गप, ये सब गप है, ये सब सलाह वलाह देने का बात है। काउंसलर को लोग क्या समझते हैं, सलाहकार, ठीक है। अब सलाहकार है, इसका काम है सलाह देना, हाँ भाई सुसाइड सुसाइड करने का मन कर रहा है, मत करो सुसाइड यार, क्या करोगे सुसाइड करके, गिटार बजाओ, गाना गाओ। अब बंदा भी इसलिए फॉलो कर रहा है क्योंकि काउंसलर ने बोला है, काउंसलर भी तो वही बात कह रहा है जो कि, अब काउंसलर बेचारा ट्रेंड है नहीं, उसको आती नहीं है सीबीटी, उसको आती नहीं है आरएबीटी एडमिनिस्टर करना, उसके बाद पेशेंस नाम का चीज है नहीं उसके पास, क्वालिटीज है। तो बेचारा क्या कर रहा है, काउंसलर की कुर्सी पर बैठा हुआ है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अधिकारी की कुर्सी पर लोग बैठ जाते हैं, बाबर अकबर, और 50 चीजों का नाम और ईस्वी याद करके, कोई अधिकारी वाला ना गुण है ना लक्षण है। तो 1990s में क्या था कि साइकोलॉजी से चीजों को ना लोग कहते थे गप है। अब गप की अगर बात करते हैं, तो गप भी कई प्रकार के होते हैं, ये हम मजाक नहीं कर रहे हैं आप लोगों के साथ, ठीक है, डिस्कशन कर रहे हैं। गप कई प्रकार के होते हैं, कैसे कि एक तो आपको लग रहा है कि इसमें क्या विशेष डिस्कस कर रहा है, अगर हम आपको क्वांटम फिजिक्स की बात कर रहे थे तो आपको लग रहा था कि हाँ सर कुछ बात कर रहे हैं, कुछ नॉलेजेबल, कुछ सीरियस बात कर रहे हैं सर, है ना, कुछ वजन है बात में, जानकारी है सर के पास, कुछ ऐसा बात बोल रहे हैं जो कि हमको नहीं पता था। लेकिन अगर हम आम बात करें, इस तरह की बात कि हाँ भाई ऐसा हुआ, माँ ने बेटे को ऐसे किया, बेटे ने माँ को ऐसे किया, तो सबको क्या लगेगा, ये तो घरेलू बातचीत चल रहा है ना, ये तो ये बातचीत चल रही है। अभी कौन साइकोलॉजी का पढ़ाई, मतलब यही है साइकोलॉजी, दो ये तो कॉमन सेंस का बात है। लेकिन भाई हम लोग उसको कैसे देख रहे हैं, वो तो आप नहीं समझोगे ना, हम उसको बिहेवियरिस्ट अगर दो व्यक्ति बात कर रहे हैं या अगर हम लोग केस डिस्कस करते हैं, तो हम लोग उसको कैसे देख रहे होते हैं, हम लोगों के एक तो पीछे मन में चल रहा होता है बिहेवियरिस्ट पर्सपेक्टिव कि लर्निंग के डोमेन से, रीइंफोर्समेंट के डोमेन से, दूसरा साइकोएनालिटिक एंगल से हम लोग देख रहे होते हैं। तो हम लोग के माइंड के अंदर कितने सारे एंगल से उसको देख रहे होते हैं, एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी के एंगल से देख रहे होते हैं, तब तो हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। तो इन सारे जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, लर्निंग के थ्योरीज हैं, एग्जिस्टेंशियल है, उन सब चीजों से क्या होते हैं, हम लोग चीजों को देख पाते हैं, समझ पाते हैं और नया दर्शन दृष्टिकोण विकसित करके चीजों को सॉल्व कर पाते हैं। लेकिन आम आदमी जो हम लोगों के इंटरकोर्स को देख रहा है, बातचीत को देख रहा है, तो वो क्या समझ रहा है, वो ये समझ रहा है कि क्या कर रहा है ये लोग, तो साइकोलॉजी क्या है, तो गप्पी लोग का विषय है, सास बहू का बात करता है, बच्चा पेरेंट्स का बात करता है, पति पत्नी का बात करता है। तो ये तो हम लोग का जो है, ये क्या साइकोलॉजी है, इससे ज्यादा तो हम लोग को अनुभव का ज्ञान है। भैया अनुभव का ज्ञान है तभी तो समाज की और लोगों की बैंड बजा रखी है तुमने। मेंटल हेल्थ भारत में इतना खराब होता जा रहा है लोगों का, ये क्या बोला जाए, मतलब पहले हम लोग जब छोटे थे ना, तो इतना नहीं दिखाई पड़ता था, शायद सोशल मीडिया नहीं था इसलिए नहीं दिखता था। अब दिखाई भी देता है, और उस टाइम पे लगता था कि अमेरिकन लोग पागल है, अब लगता है कि इंडियन लोग पागल है। बहुत ज्यादा। तो 1990s में क्या हुआ कि इन सब चीजों के कारण, है ना, जैसे कोई चीज बहुत कॉमन हो जाएगी, कॉमनली अप्लाई होने वाली चीजें हैं, तो उसको आप क्या कहेंगे कि दो ये तो गप सड़क का है, ये सब क्या है। दूसरी चीज, गप किसको कहा जाएगा, फिलॉसफी, दार्शनिक वाला बात करेंगे, जिसका कोई प्रभाव नहीं हो, कोई महत्व नहीं हो, जीवन का अर्थ क्या है। इस पर बैठ करके चार लोग जो है ना, बैठ गए शाम में, चार लोग बैठ करके जो है गेस्ट रूम में जो है डिस्कशन कर रहे हैं, जीवन का अर्थ सब लोग अपने अपने तरीके से बता रहा है कि जीवन का ये अर्थ है। और घर में जो है ना, जो किचन में जो लेडीज है वो कुड़कुड़ा रही है, दांत पीस रही है कि बैठ के भाषण दे रहा है ये लोग, कमाई धमाई किसी से होता नहीं है, बच्चा को पढ़ाना ही नहीं कि 1 घंटा बैठ के पढ़ा दे, जीवन का अर्थ की तलाश कर रहा है ये लोग, पर्पस ऑफ खोज रहा है। पूरा कुड़ रही है। तो ये जो केस हो गया, तो ये जो जब आप दार्शनिक वाली बातें करते हैं ना, तो उसको भी लोग गप के सीन में देखते हैं। अब साइकोलॉजी में तो दोनों बातें हैं, एक तो अप्लाई करने वाली बात होगी और दार्शनिकता वाली भी बात ही होगी। क्यों होगी, क्योंकि दार्शनिक मन में प्रश्न उपजते हैं। दार्शनिक कौन है, दार्शनिक वो है जो चीज को देखना ऑब्जर्वेशन से शुरू होता है, जो चीजों को ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व करने के बाद क्या करता है, ठहर जाता है उस चीजों पर, और ठहरने के बाद वो चिंतन करता है कि ये चीज ऐसी क्यों है, ये चीज ऐसी है तो इसका क्या अर्थ है, इसके ऐसे होने में किन किन कारकों का प्रभाव है।
का क्या कर रहा है? दार्शनिक क्या है? एक प्राचीन वैज्ञानिक है, विज्ञान की शुरुआत वहां से हो रही है। लेकिन हमें क्या, हमें कौन सा न्यूटन बनना है, हमें क्या करना है? हमें तो पैसे कमाने हैं, खाना है, पीना है, दुनिया को दिखाना है, भाई चौड़ में रहे उतने, है ना? ईगो है, प्रूव करना है कि भाई हम तो बहुत लायक आदमी है, हम तो बहुत ये, हमने तो ऐसे कर दिया जीवन में, हमने तो वैसे कर दिया। तो 90% की मेंटोस जिंदगी तो इसी में रह जाती है। और उनको चिंता करना क्या लगता है? बहुत कष्टदायक काम रहता है, क्योंकि चिंतन करना जो है ना, वो चैलेंज करता है आपके ब्रेन को, आपको थिंकिंग को, आपको स्टेप्स लेने के लिए ये करता है। अब आपके मन में कोई सवाल गत गया, ये चीज क्यों होता है? अब आपको खोजना है तो अब क्या करेंगे? जाएंगे लाइब्रेरी, बुक्स निकालेंगे, खोजेंगे, पैसा खर्च करेंगे, किताब निकालेंगे और उसको समय देंगे, निकाल के पढ़ेंगे। एवरेज आदमी को क्या चाहिए? भाई आए, बस लेट गए ऐसे, मतलब सोफा पे ऐसे बैठे, सामने एक टेबल होना चाहिए, पैर ऊपर किए, ऐसे टीवी चलाए, जो भी कचरा टीवी से निकला उसको दिमाग में भर लिया। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए रेस्ट। क्यों रेस्ट चाहिए? हम बहुत ओवरलोडेड है। तो 90% ऑफ जनसंख्या क्या है? ऐसी ही है। 10% में आते हैं बुद्धिजीवी लोग, जो कि बहुत कम आते हैं। तो बुद्धिजीवी लोग जिनकी संख्या कम होगी तो उनका तो मजाक उड़ाया ही जाएगा। माइनॉरिटी तो हमेशा दिक्कत में, मतलब विषय रहती है। गप जो है साइकोलॉजी को कहा गया। तो अब समझिए कि एक साइंस है, एक ह्यूमन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका है, एक सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका है, पॉइंट आउट करने का तरीका है, मेंटालिटी को हेल्दी रखने का तरीका है। कितना सुंदर विषय है ये। लेकिन आपने गप कह के इसको क्या कर दिया? इसकी वैल्यू कम कर दी, इसको नकार दिया। अब कोई साइकोलॉजिस्ट कोई बात बोल रहा है तो चार आदमी समझ रहा है कि नहीं, ये बोल नहीं रहा है, डिस्कशन कर रहा है, हम भी अपना विचार रख रहे हैं, हम भी, आप भी अपना विचार रख रहे हैं। भाई जो आदमी ट्रेंड है इस चीज के लिए, उसका भी तो बात सुन लो। वो ओपिनियन थोड़ी ना रख रहा है, वो तुम्हें हेल्प कर रहा है चीजों के लिए। फिर लोगों के लिए वहां पे बन जाता है डिबेट, नहीं मेरा ओपिनियन मेरा ओपिनियन, तुम्हारा ओपिनियन तुम्हारा ओपिनियन, ट्रूथ क्या है उससे कोई मतलब नहीं। अब बंदा साइकोलॉजिस्ट ट्रूथफुल है, लेकिन वो महसूस करता है कि इंटेलेक्चुअल्स की दुनिया में हमारा कोई स्थान नहीं है। यही कोई आदमी चार लाइन आकर के बक दे नैनो फिजिक्स के बारे में, किसी को समझ में नहीं है, सब एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, हाँ भाई बहुत नॉलेज है। अरे यार तुमको समझ में ही नहीं आया तो नॉलेज वाली क्या बात है वहां पे? तो इस चीज से पीड़ित है। आप लोग आज भी महसूस करते होंगे कि जो है ना, कि ये चीज बहुत हद तक आसपास दिखाई पड़ती है हम लोग के लोगों में। अब क्यों दिखाई पड़ती है? ये 1990s का माइंडसेट है। यानी 91 92 93, उससे कहाँ हम लोग बहुत आगे बढ़े? हम लोग भी तो उसी जनरेशन से है ना, हमने वो चीजें कैरी की है, सीखी है। और हम लोग जिस समाज से बिलोंग करते हैं, वहाँ शिक्षा और ये वो चीजें तो लग्जरी चीजों में आती है ना। अगर आपको शिक्षा प्राप्त करना है, अगर आपको दार्शनिक बनना है, अगर आपको एक बढ़िया बुद्धिजीवी आदमी बनना है, तो अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के कष्ट सहने के लिए तैयार रहिए। कोई नहीं चाहता कि ये बने। तो समाज के उस स्तर पे हम लोग है नहीं। कहते, आप लोग सुने हो कि दार्शनिक तब बनना चाहिए जब जीवन में जो है ना बहुत लाखों करोड़ रुपए आप कमा लिए हो, उसके बाद दार्शनिक बनिए। उसके पहले आप दार्शनिक मत बनिए। उसके पहले आप भौतिक जिंदगी का प्रश्रय लीजिए, ज्ञान व्यान की बात मत कीजिए। ज्ञान व्यान की बात तब कीजिए जब आपके पास बहुत पैसा हो जाए, लेकिन समय खत्म हो जाए। तो चलिए, तो यहाँ तक हमने देखा गप और दार्शनिक है। इसको कहते हैं ग्लीब टॉक। इसके लिए एक वर्ड है ग्लीब टॉक। अगर इंग्लिश में आप लोग क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी में गप तो नहीं ही रहेगा, इतना तो हम श्योर है कि कोई ना कोई भारी सा ही वर्ड दे दिया जाएगा, मशीनी सा, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन बनाने में तकलीफ हो। अंग्रेजी में इसको ग्लीब टॉक कहते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड नोट कर लीजिएगा, इंग्लिश में यही वर्ड यूज होगा। उसके बाद रिवाइवलिज्म। रिवाइवलिज्म, पुनर्जागरणवाद, पुनर्जीवनवाद, सॉरी, पुनर्जीवनवाद या पुनर्जागरणवाद भी आ सकता है, दोनों में से कोई वर्ड रह सकता है। पुनर्जागरणवाद मतलब कि पुरानी चीजों को आप नए तरीके से री इन्वेंट कर रहे हैं। जो हमारे थ्योरीज में कही गई थी, जो हमारे शास्त्रों में कहा गया था, जो प्राचीन दार्शनिकों ने कहा था, आप उसी सब बातों को क्या है ना कि नए पैकेज में कह रहे हैं। अब भाई उनका आधार कुछ और था, उनका पैराडाइम कुछ और था, हमारा पैराडाइम कुछ और है। ठीक है, रिजल्ट सेम आ रहा है, पर पैराडाइम को, आधार को समझना भी तो जरूरी है कि किसी ने कोई बात किस आधार पे कही। कोई अगर चीज आई, मान लीजिए कि आइसक्रीम को बनाने के 10 तरीके हैं, तो इतना क्रूड आप लोग क्यों हो रहे हो कि भाई कितने 10 भी तरीके से बनाओ तो बन तो आइसक्रीम ही रहा है ना। तो ये क्या, ये क्रूड होना है, ये है कच्चापन। लेकिन अगर डिटेल में जाए तो साइंस लाइज इन प्रोसेस।
प्रोसेस ज़रूरी है कि यार ठीक है, 10 तरीके से बनाओ, तो दसों बनता आइसक्रीम ही है, बस दसों तरीकों का महत्व ये है, इसका अपसाइड ये है, इसका डाउनसाइड ये है। तो रिवाइवलिज़्म क्या करता है? रिवाइवलिज़्म वही एक एंटी मेंटालिटी है, उसी को रिवाइवलिज़्म कहते हैं, जिसने साइकोलॉजी को कहा कि अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पैराडाइमेटिक कंसर्न, मतलब क्या-क्या ऐसी चीज़ें थी, ऐसी कंसर्न थी जिसने साइकोलॉजी के मूलभूत चीज़ों को बदला। डिसिप्लिन का आइडेंटिटी क्राइसिस हुआ, है ना? डिसिप्लिन को माना नहीं जाने लगा। तो वही सब चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं, इसीलिए आज हम लोग इन टर्म्स पर बात कर रहे हैं। तो रिवाइवलिज़्म की बात हो गई, ठीक है? अब इसके बाद जो है साइकोलॉजी को समेट दिया किस चीज़ ने? बोला अनक्रिटिकल वर्शिप ऑफ द पास्ट, यानी पास्ट को क्या बोलेंगे? भूतकाल काल का अनक्रिटिकल, बिना आलोचना के, बिना आलोचना के अति स्वीकृति। साइकोलॉजी को क्या कह रहा है कि जो चीजें पीछे कह दी गई हैं उसी को नए तरीके से बोल रहे हो और कोई आलोचना नहीं कर रहे हो, उसी को जो है नया नया तुम लोग रिपैकेज करके कर रहे हो। जैसे फैशन के बारे में आप लोग देखते हैं ना कि हर 10 साल पे क्या होता है, फैशन रिपीट हो जाता है, जो पुराना था वही आ जाता है। और उसके कारण क्या होता है, अब कुछ लोग होते हैं जैसे कि उनका क्या होता है कि मतलब पागलपन वाला फैशन नहीं है, तो मतलब पागलपन वाला टाइप का भी फैशन होता है, उसको लोग फैशन कहते हैं, वो नहीं। पर क्लासिक फैशन की अगर बात करें तो वो हर 10-12 साल पे क्या होता है, चीज़ें रिपीट हो जाता है। और कई लोगों को जिनको एक्चुअली में उस तरह का ड्रेसिंग सेंस है या वो चीज़ है, तो वो जब पहले यूज़ करने लगते हैं तो कुछ लोगों को बड़ा अच्छा हिट करता है, उनको लगता है कि बड़ा सही, और कुछ लोगों को बड़ा अटपटा लगता है। मेरे बारे में भी मेरे फ्रेंड सर्किल में वैसा ही कहा जाता है। ढीला सा प्लेटेड वाला पजामा हम पहनते थे अभी से 2 साल पहले तक, और अभी देख रहे हैं कि आजकल फिर से प्लेटेड पजामा का फैशन आ गया है। अब दर्जी के पास जाते हैं तो वो कहता है कि भैया सब कोई प्लेटेड वाला बोलता है, और जैसा आप सिलाते थे ना वैसा वाला ही बोलता है एकदम। तो बोले ओ अच्छा। और जो लोग का फैशन सेंस थोड़ा बढ़िया है, तो वो लोग कहते हैं भाई तुमको फैशन फॉलो करता है क्या? हम बोले हाँ यही बात है, हमको फैशन फॉलो करता है। तो ये क्या है कि भूतकाल क्या होता है, रिटर्न होता है, वही बात है इसमें। अब एक चीज है पेजोरेटिव कन्नोटेशन, इसका हम हिंदी देख लेते हैं, इतने भारी शब्द याद नहीं रहेंगे आप लोगों को, केवल पैराडाइम ही याद रखिए। यार इतना आसान सा ये चीज है, इसको इतना भारी वर्ड लिखते हैं पेजोरेटिव। उफ, इसको हम सरल इंग्लिश में भी लिख रहे हैं, पेजोरेटिव कन्नोटेशन। लेकिन इंग्लिश भी आप लोग लिख लीजिएगा, काहे कि मान लीजिए हिंदी में कुछ ऊंच नीच हो तो कम से कम इंग्लिश जान तो बचाएगा। अंग्रेजी में बहुत ज्यादा, बहुत चमत्कारी वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं होता है, जो जैसे वर्ड्स है वैसे ही इस्तेमाल होते हैं। इसका सरल हिंदी भी इंग्लिश भी लिख देते हैं, फूलिश नेमिंग। है ना? साइकोलॉजी को ये कहा गया कि आप जो है बेवकूफी भरे नामकरण करते हो। जैसे फ्राइड का जो है दो चीज है, ईगो और फिर सेक्स। इन दो चीजों को जो फ्राइड ने देखा, इन दोनों के मीनिंग से काफी एक विस्तृत मीनिंग दिया फ्राइड ने इसको। और लोगों ने क्या किया, लोगों ने उसी नैरो मीनिंग से देखा, जिस नैरो मीनिंग से ईगो को देखा। और उस टाइम तो जो ये सेक्स वर्ड था, ये तो इतना ही ज्यादा मतलब ऐसे था ना, अरे क्या बोल रहा है। तो जिस टाइम पे सिगमंड फ्राइड थे तो ऐसे शब्दों को तो बोला भी नहीं जाता था, लिखा भी नहीं जाता था, ठीक है। वो पूरा कैथोलिक सा सीन था, और उसमें सिगमंड फ्राइड जो है देले हुए थे एकदम, वर्ड हर जगह यूज कर रहे थे, क्योंकि सिगमंड फ्राइड एक्चुअली में एक्सप्लेन कर रहे थे। लिबिडो एक वर्ड है। अब लिबिडो के लिए क्या होता है, लिबिडो के लिए लोग समझते हैं कि लिबिडो का अर्थ होता है कामुकता। तो अब सिगमंड फ्राइड अब बोल रहे हैं पब्लिक में, लेक्चर्स में, मेल स्टूडेंट्स हैं, फीमेल स्टूडेंट्स हैं, सब लोग हैं। और उस टाइम तो वो पूरा जेंटलमैनशिप वाला वो चीज चलता था कि भाई, तो सिगमंड फ्राइड को बहुत अल्हड़ और बेहुदा आदमी के रूप में देखा जाता था। यार ये जो है ना,
लेकिन अब सिगमंड फ्राइड क्या था, रियल इंटेलेक्चुअल व्यक्ति था और फिलोसफर व्यक्ति भी था। तो वो कहता था कि भाई दिमाग की खिड़कियां खोलो। जिन दो शब्दों को तुम अल्हड़पन और बेहुदा के उस चीज से तुमको सिखाते आया है कैथोलिक वे में, जरा उसका इम्पैक्ट भी तो देखो ह्यूमन बिहेवियर पे कितना वाइड है। तो सिगमंड फ्राइड के लिए जो ये दो वर्ड थे, इनका सिर्फ अर्थ फिजिकल नहीं था, इनका पूरा का पूरा अर्थ इमोशनल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, सब पूरा एक बड़ा सा विस्तृत सा अर्थ था, बरगद के पेड़ के जैसा था। लेकिन लोगों को एक संकीर्ण सा और गंदा सा अर्थ था, तो लोगों ने क्या किया कि सिगमंड फ्राइड को दूसरा और छीछी करना चालू कर दिया। तो यार ये तो जो है ना बड़ा रंगीला बुढ़ा, बहुत कमीना टाइप का आदमी है। जहां देखता है लेडीज लोग कि बस जो है वही चीजें बात करना चालू कर देता है। सिगमंड फ्राइड तो चले गए अपनी बात कह के। बाद में फिर समय थोड़ा ढीला हुआ, थोड़ा वातावरण का वो चीज बाद में मर जाने के बाद लोगों ने समझा, तो अपने समय से आगे होने का थोड़ा डिसएडवांटेज उनको मिल गया। और इस चीज से उनके स्टूडेंट्स इतने ज्यादा परेशान थे कि उनकी जो महिला स्टूडेंट्स या आसपास रिसर्चर्स होती थी, उनको बड़ा ये चीज लगता था, बाहर कहीं जाए ना तो उनको फेस करना पड़ता था कि भाई क्या है सिगमंड फ्राइड, क्या आगे सुन के सिगमंड फ्राइड का भाषण कितना बार एक लाइन में कितना बार इस शब्दों का यूज किया होगा। तो ऐसी चीजों के लिए ना उनको बड़ी कोफ्त होती थी। और वो समय ऐसा बिल्कुल नहीं था, वो समय बिल्कुल नहीं कहते हैं जैसे एकदम बुरके में रहिए या ऐसे वैसे, तो उसी टाइप का थोड़ा समय था कि एकदम बोलिए मत। तो ये इन चीजों पे क्या हुआ कि ये बेवकूफी भरे नामकरण का इल्जाम लगा साइकोलॉजी पर कि एक तो गपशप है। अब सोचिए कि साइकोलॉजी के प्रति जो लोगों का दृष्टिकोण बन रहा है, एक नई चीज आ रही है, लेकिन वो नई चीज इतनी ही रिबेलस है, इतने ही क्रांतिकारी है, वो चीजों के आधार को इतने ही ज्यादा चुनौती दे रही है कि वो एक क्या बोलते हैं, एक बैड मैन की तरह आ रही है, ग्रे शेड की तरह, ठीक है। तो अब क्या है कि आप अगर साइकोलॉजी के फील्ड को देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, तो आपको कहीं पे ब्लैक या डेविल जैसा नहीं दिखेगा साइकोलॉजी। आपको लगेगा कि एक बहुत काइंडनेस वाला विषय है। और जो भी व्यक्ति का नेचर ऐसा है कि जिसमें थोड़ा सा ना मतलब इंसानियत के प्रति झुकाव ज्यादा है, काइंडनेस के प्रति झुकाव ज्यादा है, उसको तो बहुत सही लगेगा ये सब्जेक्ट। यार मतलब बहुत बढ़िया है ये तो बिल्कुल वैसा ही, इसमें तो कहीं भी कुछ मैनिपुलेशन जैसा है नहीं जैसे लोग समझते हैं, या कुछ भी घटिया काम जैसा ऐसा वैसा नहीं है, लोग बोलते हैं गपशप है ये वो है। ये तो जीवन की समस्याओं का उस स्तर तक जाके समाधान खोजता है जिस स्तर तक जा करके अनट्रेन्ड लोग जो है अपने दिमागी संतुलन को खो दें, है ना, दर्शन की गहराइयों में उतर करके जो है चीजों को देखना। तो एक्चुअल में चीजें ऐसी थी और बाहर से दिख रही थी कैसी, इस तरीके की कि बेवकूफी भरे नामकरण है, वही पुरानी चीजों को रिपैकेज करके बोल रहा है ये लोग, है ना, गपशप है, दार्शनिकवाद है। कि लोग क्या कहने लगे, स्यूडो साइंस, स्यूडो साइंस, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, कोई एक चीज, है ना, जिसको फॉल्सली जो है साइंस की कैटेगरी में लोगों ने ला दिया कि भाई ऐसा है, ये है ना। जबरदस्ती आप लोग जो है ना अपना एक जो है वो गुट बना लिए और अपनी बातें करने लगे, एक सर्टेन टाइप के लोग हैं, है ना। जैसे अभी कहते हैं ना कि जेंडर एक्सपेंड जब से हुआ है, बाइनरी के अलावा, मेल फीमेल के अलावा, तो कैसे हम लोग कहते हैं, अभी हम लोग उस चीज को नहीं स्वीकार पाए, हम लोग नहीं समझ पाए, पता नहीं कभी आगे होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। हम लोग एकदम बचपन से बाइनरी जेंडर समझे हैं, बाइनरी बाइनरी से ज्यादा जो है मतलब 3 लेवल पे हम लोग जाते हैं, उससे ज्यादा हम लोग को जेंडर समझ में नहीं आता, इनफैक्ट हमको भी समझ में नहीं आता सच पूछे तो, क्योंकि हम लोग इस जनरेशन के हैं लोग। तो क्या है कि ये चीज नहीं समझ में आ रही है, तो हम लोग कैसे देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि ये एक थोड़ा ना थोड़ा अलग कैटेगरी के लोग हैं, थोड़ा विशिष्ट टाइप के लोग हैं ये लोग, ये इनका अलग ही दिमाग चलता है, इनका अलग ही दुनिया है। मतलब एक ही जेंडर में कई जेंडर बना लेते हैं ये लोग, है ना। बायोलॉजिकली मेल है, फिर साइकोलॉजिकली फीमेल है, फिर उसके बीच में भी है। तो जेंडर जो हम लोग के यहाँ डिस्क्रीट था, उसको इन लोगों ने कंटिन्यूअस बना दिया, और उसकी वो कंटिन्यूटी हम लोग के समझ से बाहर है। और हम वाकई में समझना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमको काउंसलिंग के क्षेत्र में जाना है नहीं। लेकिन जिसको जाना होगा काउंसलिंग और इन चीजों के क्षेत्र में, बिल्कुल तैयार रखिए कि नॉन बाइनरी जेंडर का अगर समझ आप लोग नहीं रखे हैं, चीजें नहीं सुधार पाइएगा आगे। क्योंकि मॉडर्न वे में जो है ना नॉन बाइनरी जेंडर इतना जोर से आने वाला है समाज में कि जो है ना कि वो एक फोर्स की तरह, कि बाइनरी जेंडर वाले लोग जो है ना नॉन बाइनरी जेंडर्स को अपनाने लगेंगे। धीरे धीरे ये चीजों का आप लोग देख रहे होंगे कि लोग जो है कितनी तेजी से जो है ना अपना वो चीज कर रहे हैं कि फिजिकल चेंज कर रहे हैं, हार्मोन
सर्जिकल और ये वो चीज करके जो है ना अपना जेंडर चेंज कर लेते हैं, टोटली जेंडर चेंज कर लेते हैं साइकोलॉजिकल स्टेट के हिसाब से। तो हम लोगों ने देखा कि साइकोलॉजी को स्यूडो साइंस का दर्जा दिया गया, ठीक है। अब ऐसा निगेटिव एटीट्यूड जो था साइकोलॉजी के प्रति, इंडिया में भी आ गया। जब दुनिया में था तो इंडिया में आएगा ही। और इसका दो कारण था, निगेटिव एटीट्यूड का दो कारण था। एक था अपना कॉलोनियल पास्ट, ठीक है। कॉलोनियल पास्ट मतलब गुलामी भरा इतिहास, जब हम लोग ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करते थे, उसके देश का हिस्सा हुआ करते थे। तो यार अंग्रेज वाली बात रहेगी तो अंग्रेजों को चीज से तो ऐसे ही चिढ़ होगा जैसे आज पाकिस्तान के नाम पे जो है ना नैसर्गिक प्रकृति लोगों की बना दी गई है कि पाकिस्तान के नाम से आप चिढ़ जाएंगे। सबसे पहले गुस्सा ही आएगा, चिढ़ ही आएगा, थू वाला ही हिसाब आता है। लेकिन हम लोग के मन में नहीं आता। एक टाइम के बाद जब आप इन चीजों से ऊपर उठ जाते हैं तब आपको लगता है ठीक है वो भी अपना देश है, उसका भी अपना प्रॉब्लम है, उसमें भी अपने सिर फिरे लोग हैं जो कि यहाँ लड़वा रहे हैं, हमारे यहाँ भी अपने सिर फिरे लोग हैं, ठीक है। वो लोग भी रोटी चावल ही खाता है, वो लोग भी इंसानियत में यकीन रखता होगा, हम लोग भी रखते हैं। हाँ लेकिन पाकिस्तानी भारतीय का दुश्मन है, भारतीय पाकिस्तानी का दुश्मन है, दोनों में राक्षस कोई नहीं है। और दोनों क्या है, अपने अपने सरकारों और सत्ता में बैठे लोग जो लोग मजा कर रहे हैं उनके झगड़े का शिकार हो गए। तो हाँ लेकिन ये क्या है कि अब जब झगड़ा है तो झगड़ा है, अब तुम हमारे व्यक्ति को आकर के मारोगे है ना, उनके परिवार वालों को बेलला कर दोगे तो हम भी चूरेंगे, है ना। ये चीज तो होगी। भले इस चीज को समझते हैं, लेकिन अगर मौका मिला कि अगर कोई पता चल जाए कि कोई आतंकवादी अगर घूम रहा है भागलपुर में ऐसे वैसे और आराम से घूम रहा है, सोच रहा है किसी को पता नहीं है, तो हाँ जाके गर्दन में उतार देंगे तुरंत, बिना कुछ सोचे कि भाई खत्म करो। बहुत परिवार में हम लोगों के लोगों को मारे हो तुम फौज में, है। विधवा लोग, बिना माँ बाप के फादर, ऐसे लोग। तो ऐसी चीजें रहती है माइंड में। तो वो क्या है, सोशल टेंशन का वो चीज। पर हम लोग जैसे इस चीज को समझ पा रहे हैं वैसे ही समझिए कॉलोनियल पास्ट, उसने इतनी तकलीफें दी। हम फोटो आप लोग को दिखाए थे ना, तो वो एक दो फोटोज थी। जब और फोटोज देखिएगा और कैनिबलिज्म सर्च कीजिएगा, बंगाल फेमिन और ये सब चीज, तो आदमी का मांस खाते हुए आपको दिख जाएंगे, अपने बच्चों को खाते हुए माता पिता दिख जाएंगे, कच्चा मांस तक खाते हुए। ऐसी ऐसी तस्वीरें और चीजें दिखेगी कि रूह सिहर के रह जाएगी कि किस स्थिति में ला दिया ना। तो जिस जो व्यक्ति जो लोग ऐसे लाने के लिए जिम्मेदार होंगे, क्या उनके प्रति नफरत की भावना नहीं रही होगी, घृणा की भावना नहीं होगी, बहुत स्ट्रांग नफरत की भावना होगी। और उनसे कम्पीट करने की टेंडेंसी भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी हम लोग कि बेटा बता देंगे तुम लोगों को। और उसी कम्पीट करने की टेंडेंसी ने इंडियंस को जो है इतना तेजी से हर जगह पे आगे बढ़ाया। जहां भी ये दुनिया में गए, इन्होंने क्या किया कि बोला कि ठहरो बताते हैं। 2 जनरेशन पहले जो मजदूर बन के गया था, आज तो उसका तीसरा पीढ़ी वहां का राष्ट्रपति बन गया उस देश का। ये लगभग आपको बहुत जगह पे दिखेगा। मतलब एक दादा गया था मजदूरी करने के लिए और पोता जो है पार्लियामेंट में जाकर के बैठ गया। तो हमारे फैमिली से भी एक है मीरा कुमार, जो स्पीकर रही है। तो उनके भी हस्बैंड, उनके फैमिली से जो हस्बैंड या कोई थे, उनके लोग वहां उधर गए थे, मालदीव्स या कोई जगह था उधर, मालदीव्स तो नहीं, एग्रीमेंट लेबर सबको कहीं ले गया गया था। तो ये जो है यहाँ बनी वो क्या बोलते हैं एलएस स्पीकर, और वो जो उधर के प्राइम मिनिस्टर या कुछ वैसे करके थे। और जब यहाँ आते भारत ना तो पता भी नहीं चलता कि किसी देश का प्राइम मिनिस्टर आया है, मतलब इधर फैमिली वैमिली में या गाँव वाँव ऐसे करके आते थे। तो चलिए कॉलोनियल पास्ट के बाद जो है हम लोग आते हैं, और दूसरा क्या था, दूसरा कारण था साइंटिफिक वर्ल्ड व्यू। 1990s एक ऐसा समय था, साइंटिफिक वर्ल्ड व्यू, दुनिया का दृष्टिकोण। देखिए हम लोग कब की बात कर रहे हैं, टाइमलाइन देखिए 1990s की, है ना, इस पे ध्यान रखिएगा। 1990s तक क्या साइंटिफिक व्यू पॉइंट मैच्योर नहीं हो गया होगा, टेक्नोलॉजी की तरफ हम लोग नहीं बढ़ गए होंगे, बिल्कुल बढ़ गए होंगे। और कहाँ साइंस की बात हो रही है बंधु, कहाँ क्वांटम फिजिक्स की बात हो रही है, कहाँ कंप्यूटर्स की बात हो रही है, और कहाँ तुम ये बातें कर रहे हो फिलोसफी और ये वो। तो उसके तुलनात्मक जैसे हम अभी आप लोग को बताए, एक एग्जांपल दिए बातचीत में कि कोई आदमी आके ना 10 लाइन बोल दे नैनोटेक के बारे में, वायरस के बारे में, जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में, तो बोले अरे क्या बात है, बहुत नॉलेज है इस आदमी को।
लेकिन वही कोई 1 घंटा भी साइकोलॉजी के बारे में लेक्चर दे देगा, आपको लगेगा हाँ, ये सब तो गप है, ये सब तो कॉमन बात है ना? लगता है यही बात थी। क्यों? क्योंकि इसको कहते हैं साइंटिफिक वर्ल्ड व्यू। दुनिया का दृष्टिकोण ना नेचुरल साइंसेस की तरफ ज्यादा बढ़ गया था। और जब साइंटिफिक की बात करते हैं तो कभी सोशल साइंटिफिक वर्ड आप लोग नहीं सुनेंगे, सोशल साइंस सुने होंगे, लेकिन सोशल साइंटिफिक शब्द अभी तक आया ही नहीं है। सोशल साइंटिफिक सोचिए, साइंटिफिक वर्ड ही है। और साइंटिफिक वर्ड का अर्थ क्या है? वही नेचुरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, टेक्नोलॉजी, जितनी मेडिकल, ये सब सारी चीजें हैं। तो वर्ल्ड व्यू ही वैसा हो गया था, पूरा का पूरा इम्पेरिकल और ये वो चीजें। तो आप कहाँ से सब्जेक्टिव और हाँ, भले ही साइकोलॉजी जो अपने आप को बेहतर कर रहा था समय के साथ, सब्जेक्टिविटी इसमें आ रही थी, चीजों को देखने का नया नया दृष्टिकोण डेवलप हो रहा था, नए नए तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे थे, लेकिन दुनिया तैयार नहीं थी कि इसको साइंस बोलने के लिए। तो इसी के कारण से आप लोग जो है अभी भी साइकोलॉजी की डिग्री में क्या होता है, हम लोग बैचलर ऑफ आर्ट्स। भाई ऐसी ऐसी चीजें साइंस बन चुकी है जिनका कोई लेना देना नहीं है साइंस, लेकिन साइकोलॉजी को आज भी साइंस में पढ़ाया जा रहा है। जबकि आज जरूरत है कॉपी में स्टैट्स बनाने की जगह कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स की, थोड़ा बहुत कोडिंग सिखाने की, पाइथन सिखाने की, एसपीएसएस सिखाने की, साइकोपाई सिखाने की। तभी तो आदमी साइकोलॉजी में एक्सपेरिमेंट्स कर पाएगा। थोड़ा बहुत न्यूरो साइंस सिखाने की, मॉडलिंग सिखाने की, उस पे न्यूरो साइंस के मॉडलिंग की, एआई सिखाने की, जो रियल लाइफ में आदमी आप आगे बढ़े साइकोलॉजी में तो काम में आएगा। पर नहीं, हमारा तो आर्ट्स का सिलेबस है और हमने क्या किया, कर दिया उसको शास्त्रीय संगीत की तरफ बांध दिया। बस ऐसे ही है और ऐसे ही होगा, इसमें कुछ बदलाव नहीं होगा। तो आर्ट बन के रह गए। और आर्ट का क्या वैल्यू है? बदलते बढ़ते विश्व में, दुनिया में वैल्यू किसकी थी? केवल साइंस की। तो बेचारा साइकोलॉजी का फील्ड हमारा क्या हो गया? रिजेक्टेड सा हो गया, रिजेक्टेड बाय वर्ल्ड। सीधा साधा था, भोला भाला में दुनिया से अनजान था, एक गाना नहीं आया है? मेरी नफरतें तो फिजा में बहेंगी, जिंदा रहेंगी, ऐसे। तो यही वाली स्थिति थी, उस गायक के गाने की जैसी स्थिति हो गई अपनी हम लोगों की। सीधा साधा भोला वाला, अच्छा काम कर रहा, और चार लोग आए, डंडा बजा दिया, बोला बे क्या बे, चल यहाँ वहाँ, ऐसे वैसे। तो वही डंडा था साइंस। तो इसके कारण हम लोगों को ये चीज क्या हुआ। तो अब क्या होता है, सोचिए कि जब रिजेक्शन का भाव आएगा, आपने पूरा करियर बनाया, ठीक है, पूरा स्टडी किया, दिमाग के इतने घोड़े दौड़ा लिए, पैसा खर्चा किया, स्टेटस पाया, ऐसी बातें बोलने के लिए जिसको बोल के लोग हंसे? आप चाहेंगे कि आप ऐसी बातें बोले? नहीं। तो लोग क्या करने लगे, 90 के दशक में लोगों ने ना ये सोचा कि यार ये तो अब ये सब बातें बोलते हैं, मन की बातें बोलते हैं, आत्मा की बातें बोलते हैं, जीवन के अर्थ की बातें बोलते हैं, स्ट्रेस और इमोशन की बातें बोलते हैं। तो लोग तो हमें हंसने लगते हैं, कहते हैं देखो ये गपोड़ा सब आ गया, झोला छाप जो है दार्शनिक सब है, बोलता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी से तो कुछ होता ही नहीं है, फिलोसफी के अंदर ये लोग नया सब्जेक्ट बना लिया और कहता है बड़ा साइकोलॉजी आया। तो इस तरीके से लोगों को रिजेक्शन मिलने लगा। अब आप करियर के चरम पे जाएं, अपना काम करें, और आपके काम को डाउन राइट रिजेक्ट कर दे, वो भी ऐसे ऐसे लोग जो कि मतलब क्या बोला जाए, जो कुछ नहीं जानते हैं, साइकोलॉजी का पी भी नहीं जानते हैं, उनको लगता है कि साइकोलॉजी एस से होता होगा। तो ये खराब स्टेटस कौन प्राप्त करना चाहेगा? कोई नहीं प्राप्त करना चाहेगा। जब नहीं कोई प्राप्त करना चाहेगा तो लोग भागेंगे इससे। भागेंगे तो क्या होगा? फील्ड का विकास होगा या विनाश होगा? तो इसके कारण क्या हुआ ना, इस रिजेक्शन के कारण हमारी जो इंडियन साइकोलॉजी है, वो पूरी की पूरी जो है ना रूटेड है इंडियन साइकोलॉजी किसमें? दर्शन में। एक्सपेरिमेंटल नहीं है इंडियन साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल ट्रेडिशन हमने साइकोलॉजी में भारत में पश्चिम से उठा करके यहाँ पे लाया है ना। भारतीय साइकोलॉजी जो है वो क्या है? पूरी की पूरी फिलोसफिकल इन नेचर है। और फिलोसफी को जब गप कहा जाएगा तो कौन व्यक्ति चाहेगा? भाई सबको नाम कमाना, इज्जत कमाना। इज्जत किसको मिल रही है? जो वेस्ट की चीजों को उठा उठा के यहाँ ला रहे हैं, है ना, एक्सपेरिमेंटल चीजों को ला रहे हैं, एम्पेरिसिस्ट चीजों को ला रहे हैं, तो उन लोगों को मिल रही है इज्जत। ठीक है, ठीक है। तो ये मिलेगी किसको? एम्पेरिसिस्ट लोगों को। इज्जत किसको मिलेगी? एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी वालों, एक्सपेरिमेंटलिस्ट लोगों को। इज्जत किसको मिलेगी? साइकोफिजिसिस्ट लोगों को। बिल्कुल इसी तरह
जैसे हमारे समाज में इज्जत किसको मिलेगी, तो सिर्फ सरकारी नौकरी वालों को। और जिस दिन ये वाला भरम किसी लड़के का टूट जाता है ना, बहुत एज तो पार हो जाता है कई बार, लेकिन जब 12-12, 14-14 घंटे, एक एक साल, 2-2 साल वो आईएएस के लिए तैयारी करता है और उसका सिलेक्शन नहीं होता है फाइनल, और इसके पहले भी कई एग्जाम के लिए जो है 2 साल, 3 साल, 4 साल से वो तैयारी कर रहा था लगातार रगड़ के, और जब नहीं होता है ना, तो उसके बाद दो चीजें होती है। या तो इंसान टूट के बौखला जाता है, या तो कुछ और एक्सेप्ट कर लेगा, या तीसरा चीज, तीन चीजों में से ये करेगा कि उसको ना लग जाता है, उसको यूरेका मोमेंट आ जाता है कि भाई साहब, हमसे संभव नहीं था 12-12 घंटा तक एक साल लगातार पढ़ना, सूरज नहीं देखना। हम तो बहुत आम लड़का थे, भले ही हम 5 नंबर से फेल कर गए तो क्या हुआ, अला हम तो वो कर गए जो हम कर नहीं सकते थे। आईएएस का सिलेबस तो मेरे लिए असंभव था, इतना बड़ा सिलेबस पूरा करना, इतना बार रिपीट करना, लेकिन पूरा भी कर लिए, पढ़ भी लिए, क्वेश्चन बना भी लिए। अरे क्या हुआ 5 गो नहीं बना पाए तो? इतना ज्यादा पढ़ लिए, इतना ज्यादा लिख लिए कि अब हमको लगा कि अरे यार, ये हम इतना कर सकते हैं। अगर हम इतना कर सकते हैं, एक दिन में 14 घंटे, तो 365 दिन में 365 दिन में, 365 तो नहीं, 350 मान लीजिए, बाकी दिन तो छुट्टियां तो नहीं के बराबर ही होती है उस तैयारी में, लेकिन फिर भी 350 मान के रखिए। तो एक एवरेज जो आदमी है उसका 350 दिन का लगभग इतने घंटे का रहता है। तो इतना घंटा तक पढ़ लिए, ये कर लिए, वो भी ऐसा ऐसा चीज जो नहीं पता था, और पूरे दिमाग में अटा भी लिए, आंसर राइटिंग में लिख भी दिए सही से। अरे यार, तब उसको रियलाइज होता, ऐसा रूटीन को हम 2 साल तक झेल लिए, बिना सूरज देखे, बिना किसी से बात किए, बिना दोस्ती यारी के। तब उसको ना कभी कभी ऐसे होता है, दिमाग में लगता है एक, मतलब ऐसे करके कि ब्रदर, कौन कहता है हमारे हैं, मेरा तो जो सारा कमजोरी था सब पे तो हम जीत ही प्राप्त कर लिए। हम 2 घंटा 3 घंटा नहीं पढ़ पाते थे, और हम 2 साल तक ऐसा किए। अब मेरे सामने दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जिसको हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये भी होता है कुछ लोगों के साथ। इसीलिए आप देखिएगा कि जो हाई लेवल के कंपटीशन से जो ड्रॉप आउट मिलेंगे कुछ कुछ लोग, वो और बेटर पोजीशन पे मिलेंगे और कमाल किए हुए रहेंगे। उसी में से एक सीडीएस के इंटरव्यू से आउट हुए लोगों को आप देखिएगा, अमिताभ बच्चन, एपीजे अब्दुल कलाम, शाहरुख खान, ठीक है, अनगिनत लोगों की लिस्ट है ऐसी। उसके बाद वो जिस फील्ड में गए तो कमाल करते हैं, क्योंकि आपको एहसास हो जाता है कि भाई साहब, हम ऐसी ऐसी चीजों को करके आ गए जो हम, मेरे जैसे आदमी से तो संभव नहीं था। तो इसके मुकाबले तो ये चीजें आसान ही है। जिस दिन दिमाग से इम्पॉसिबिलिटी की वो लिमिट हट जाती है, उस दिन से बंदे की हट जाती है, और फिर वो बोलता है कि भाई ये डिफीट जो है ना, ये सफलता असफलता, ये सब बोलने की बात है, ये सब कंपैरिजन करने की बात है। सरकारी नौकरी हुआ, अब वो हंसेगा अपने ऊपर कि सरकारी नौकरी नहीं हुआ तो क्या हो गया, चलो कोई बात नहीं, बढ़िया ही है, कुछ और अच्छा कर लेंगे इससे। हम कम से कम इस कुएं से तो बाहर निकले, कि इतना ही है, अब आगे मेरा एक अच्छा लाइफ भी हो सकता है, वेट कर सकता है। जैसे 2 साल और परेशान हुए थे, 2 साल और परेशान होंगे, दूसरी चीज को 2 साल देंगे, जहाँ पे रिजल्ट आना ये चीज है, जहाँ पे जुआ ना हो, तो वे चीजें बहुत बेहतर हो जाती है। अब देखेंगे ऐसे लोगों को, कोई पॉलिटिक्स में सफल हो गया, कोई एनजीओ में बहुत बड़ा आदमी बन गया, है ना, जिस भी फील्ड में गया, उस लेवल के डेडिकेशन को अगर दिखा दिया, तो ऑलरेडी टॉप 1% के पहुंच गया। तो यही चीज को हम लोग देख रहे हैं कि उस लेवल का डेडिकेशन आप कब दिखाएंगे, जब आपको भी कुछ आउटकम लगेगा, तब तो, कि हाँ भाई, इसका ये आउटकम हो सकता है। अगर आपका आउटकम ये हो कि हमने उस लेवल का डेडिकेशन दिखा दिया और मिला क्या, रिजेक्शन, कुछ नहीं गए, ये सब तो गप सप है, ऐसे वैसे कुछ हो लिख देता है लोग, सब सब तो लिखा हुआ है, भागवत गीता ये वो सब, ये लोग क्या नया लिखा, हो गया खत्म वहीं पे कहानी। तो क्या हो गई, 1990s के टाइम पे इंडियन साइकोलॉजी का कहानी हो गया खराब, खल्लास। और जोर किस पे मिलने लगा, प्रेम मिलने लगा एम्पिरिसिस्ट को, एक्सपेरिमेंटलिस्ट को, साइकोफिजिसिस्ट को। ठीक है, अब इस तरह की चीजें होने लगी। अब कोई बंदी थी, वो एक रियल लाइफ अच्छे बंदे के साथ जो है, मतलब स्मार्ट और के सही दिमाग वाला और सब चीज के साथ जो है, वो उसके साथ मस्ती में थी। शादी करवाया नहीं, पेरेंट्स ने बोला सरकारी नौकरी चाहिए था, करा दिया सरकारी नौकरी वाले से। अब बड़े अलग मेंटेलिटी के हैं वो, तो मन भी नहीं करता है, लेकिन सरकारी नौकरी है तो सब खुश है, घर वाला भी खुश है। अब वो देख रही है, वो लड़का साला करोड़ों का पैकेज लेके कमा रहा है, कल तक इसके साथ घूम रहे थे, और हम सरकारी नौकरी में, इसका मेंटेलिटी तक, इसके लिए मेरा बात तक समझना मुश्किल हो रहा है। तो क्या हो गया, आप सोच रहे हैं कि है तेरी का,
ये लड़की का दिमाग बड़ा हो गया है, लड़का एक छोटे उस जगह पे रहा जहाँ पे आप उस वे में रहे कि हाँ भाई हमको ये करना, उस माइंडसेट में मैच नहीं कर रहा है, चीजें गड़बड़ हो गई, और लड़की ज्यादा थोड़ा उद्दंड टाइप की हुई तो बस फिर वही केस, एलिमनी, डाइवोर्स, ये वो चीजें। तो दिमाग के आकार को देख करके रिश्तों का आकार भी कई बार तय करना चाहिए, लेकिन हम भारतीय क्या है, हम लोग चयन कर लेते हैं, इज्जत मिलेगी इसको इसको इसको, एक लिस्ट बना लेते हैं। तो बस वही वाली चीज यहाँ पे हो गई साइकोलॉजी के साथ, ठीक है। तो देखिए आप लोग समझे कि कैसे नुकसान हुआ इंडियन पर्सपेक्टिव का, कितनी सारी चीजें यार। रिलीजन के अंदर भी बहुत सारी खूबसूरत चीजें हैं, ऐसा नहीं कि रिलीजन बेकार चीज है। रिलीजन को मिसयूज करके लोग ना उसको ऐसे दिखाते हैं, जिसके कारण वो बेकार हो जाता है, कोई धंधा बना दिया धर्म का, ठीक है। अब जैसे आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में जाओगे तो चमत्कार बहुत आम बात है, ठीक है, सबके साथ हो जाता है थोड़ा ना बहुत। लेकिन मेरा जो अनुभव है वो ये कहता है कि 2-4 बार चमत्कार हो गया, कभी कभी कुछ कर दिया ऐसा, किसी को पानी वानी पिला दिया हाथ से और तबीयत ठीक हो गया, अब उसके बाद मेरा ईगो जाग गया कि अब ये फिर दोबारा आएगा, और वो आएगा भी। एक बार हम उसको पानी दिए तो उसका तबीयत ठीक हो गया, एक बार उसके सिर पे हाथ रख दिया फीवर उतर गया, अब वो दोबारा आएगा। अब दोबारा आएगा तो अब मेरे सामने ये है कि नहीं, हम तो फीवर ठीक कर देते हैं ना, तो लोग कर रहे हैं, दूसरी बार किए तो हुआ ही नहीं, ठीक है। अब वो तो ऊपर वाले की रहम थी आपके ऊपर, उसमें आपका थोड़ी ना कोई शक्ति है, अगर आपकी कोई शक्ति रहती तो क्या हो जाता कि आप दोबारा कर पाते। अब रिपीट हो नहीं पाता है, और रिपीट हो नहीं पाता है, बात फैल गई, आगे भीड़ लग गया। अब आप क्या करोगे, तो अब आप ढोंग करोगे, नौटंकी करोगे, अब दिमाग का खेल करोगे, साइकोलॉजिकल चीजें करोगे, तो ये सब क्या है, रिलीजन का मिसयूज है। आपको सीधे सीधे बोलना था भैया देखो हम कुछ नहीं करते, ठीक है, हम बस प्रेयर करते हैं, भगवान की इच्छा है भगवान की पूजा करो, क्या पता हो जाए क्या पता नहीं है, डॉक्टर को दिखाओ, भाई मेरी दुआ है, जैसे नहीं कहते हैं किसी का गुड फेथ, किसी का ब्लेसिंग लग जाता है, लग गया कभी नहीं लगा, नहीं लगा, क्या गारंटी है। तो इस ईमानदारी को आप पजेस करोगे तो ना आप में अहंकार डेवलप होगा, और ना अगला व्यक्ति जो है आपको कोई दिव्य पुरुष मानेगा, और नहीं आपको अपना इस पे बिजनेस बनाने का ये चीज चलेगा। अब भारत में ऐसे ऐसे बिजनेसेस के कारण क्या हो गया कि बहुत ज्यादा रिलीजन और उसकी चीजों को, इंडियन साइकोलॉजी, क्योंकि इंडियन साइकोलॉजी पार्ट था रिलीजन का, ठीक है। जब हम लोग पढ़ेंगे इसमें, बुद्धिज्म पढ़ेंगे, इस्लाम पढ़ेंगे, हिंदुइज्म पढ़ेंगे, योगा पढ़ेंगे, सांख्य पढ़ेंगे, फिलोसफी पढ़ेंगे, तब हम लोग जानेंगे कि कितनी सारी चीजें ना, बेहतरीन चीजें कल्चर ने हम लोगों को दी है। पर ऐसे ऐसे जो है ना, मतलब अहंकारी लोगों के कारण हम लोगों ने उसको, सच नहीं बोलने वाले लोगों के कारण हम लोगों ने उसको लॉस कर दिया। बहुत सिंपल चीज है, आप भी अगर ध्यान मेडिटेशन करने सीख गए और किसी ने अच्छे से सिखा दिया, किसी ट्रेंड व्यक्ति के साथ आपने किया, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जिसको आपको लगेगा कि कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो चमत्कारिक चीज है, लेकिन वो आपके हाथ में नहीं होंगी, वो कभी कभार बस हो जाया करेंगी। और कई बार आप उस जीवन शैली को, वैसी है ना कठोर, जैसे कि सत्यव्रत ले लिया, कभी झूठ नहीं बोलेंगे हम, चाहे जो हो जाए, गर्दन कट जाए कट जाए, है ना, यम नियम आसन प्रत्याहार, इन सब चीजों का जो है ना, प्राणायाम, इन सब चीजों को फॉलो करेंगे, उसको लाइफ स्टाइल बना लेंगे, तब जाके ना उसमें धीरे धीरे कंसिस्टेंसी आएगी, तो वो क्या होता है, एक लर्निंग पाथ होता है। लेकिन कभी कभार एक आध दो चमत्कार हो गया तो लोग क्लेम कर देते हैं, बता दिया मन में क्या सोच रहा है भाई, है ना, किसी को बता दिया ऐसे वैसे, तो आदमी औला बोला हो गया, भाई तांत्रिक है क्या है, मन कैसे पढ़ लेता है। किसी को वार्न कर दिया कि मत जाओ उधर से, या वैसे बातचीत में निकल गया, क्या तुम्हारा आंख वाँख में चोट लगा है क्या, नहीं लगा था, दूसरे दिन लग गया, तू सोच लिया तेरी का, तो गजब का है, तो मतलब भक्त टाइप का आदमी है वो, तो अलग है। अब वो आपसे समस्या लेके पूछ गया मेरा सोना चोरी हो गया, बताओ कौन चुराया, हम क्या करेंगे। तो ऐसी चीजें जब होने लगती है, अब वो भी क्या है, योग और अध्यात्म और रिलीजन, वो भी एक प्रक्रिया है, एक प्रैक्टिस है, आप करेंगे तो चीजें होंगी, अगर आपका सद रहा है सही सही। बट आप क्लेम करने लग गए कि भाई हम ये है, हम वो है, हमसे ऐसा हो गया, हमसे भूत भविष्य वर्तमान सब देखा जा रहा है, तब तो हो गया। नहीं होता है, किसी के साथ नहीं होता है, वो बहुत मुश्किल चीज है अचीव करना उसमें कंसिस्टेंसी। तो ये सब चीजों, रिलीजन, है ना, क्या क्या इश्यूज थे, एक तो रिलीजन के कारण, रिलीजन के कारण क्या हो गया कि इंडियन साइकोलॉजी का भट्टा बैठा। सच पूछे तो रिलीजन के कारण नहीं बैठा, हम इसको कहेंगे मिसयूज ऑफ रिलीजन के कारण, रिलीजन का मिसयूज, जब धर्म को आप धंधा बना देते हैं। अभी बताओ कि कोई भी मंदिर में जाते हैं हम लोग, ठीक है, वीआईपी लाइन अलग है, पास अलग है, ये अलग है, वो अलग है, ठीक है। उसके बाद सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल है, आपको उन्हीं से टिकट कटाना है, आपको उन्हीं से पूजा कराना है, ये वो क्या है भाई, क्या मजाक है?
तुम मतलब आदमी और उसके ईश्वर के बीच में आने वाले कौन हो? अगर मंदिर बनाए या कुछ बनाए किसी के लिए बनाए तो तुम उसमें मैनेज करो, ठीक है? उसमें तुम वो चीजें जो कर रहे हो कि इस तरीके की चीजें, इतना पास लगेगा, इतना ये लगेगा, पूरा का पूरा धंधा बना के बैठा हुआ है, तो वो कितनी गलत चीजें हैं। तो मिसयूज ऑफ रिलीजन के कारण हम लोग का क्या होता है, निगेटिव ये चीज होता है। अब रिलीजन का मिसयूज क्या केवल वही लोग करते हैं जो रिलीजन के से अपना पेट भरना चाहते हैं? पेट भरने की आप में क्षमता है नहीं, ठीक है? तो आपने क्या किया, एक जगह पकड़ लिया और रिलीजन के से अपना पेट चल पालने लगे, धंधा बनाने लगे, धर्म को धंधा बना दिया। अब लोग क्या कह रहे हैं कि भाई ये तो बनियागिरी है, प्रेयर करना होगा, ये करना होगा तो अपने जगह पे कर लेंगे। आ गया बुद्धिज्म पिक्चर में, है ना? अंदर का काम करेंगे, हृदय का काम करेंगे, वहां पे जाकर के जो है परेशान क्यों होना। तो ये चीज है। दूसरी चीज क्या हुई, रिलीजन का हमेशा मिसयूज किया है पावर ने, अथॉरिटी ने, पॉलिटिक्स ने, चाहे डेमोक्रेसी की बात हो या प्राचीन काल की बात हो। जब भी रिलीजन बना तो फेथ बना, दो लोगों में, है ना? अगर आप 20 लोगों को उठाइएगा तो 20 लोगों में कुछ नहीं कॉमन मिलेगा सिवाय एक चीज, रिलीजन के, कहीं सैंपल में। तो रिलीजन एक ऐसा टूल है जो लोगों को इकट्ठा करता है। मंदिरों में देखिए भीड़, है ना? बिना जात पात के भेदभाव के, बिना रंग के, बिना लिंग के भेदभाव के, है ना, बिना स्टेटस के भेदभाव के, सब लोग एक साथ होते हैं। तो इससे क्या मिलता है, पॉलिटिकल एडवांटेज मिलता है। तो हमेशा पॉलिटिकल एडवांटेज ने रिलीजन का वो चीज किया तो फिर रिलीजन को चोट पहुंची। ये सब बकवास चीज है, ये सब लोगों को मूर्ख बनाने का तरीका है। कार्ल मार्क्स के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। वो कहते हैं कि कैपिटलिज्म, पूंजीवाद जो है ना, धर्म का चोला ओढ़ करके आता है। जहां पे भी सरकारें ज्यादा धार्मिक दिखने लगी, समझ लीजिए कि वहां पे पूंजीवाद आने वाला है। पूंजीवाद को उन्होंने खराब वे में देखा था कि ये एक जो है ना, मतलब पाप की तरह है। उन्होंने बताया था कि मानव के शोषण को जब आप लीगलाइज कर देते हैं, है ना, मानवता को खत्म कर देते हैं, तो उसी को पूंजीवाद कहते हैं। वो एक तरह का शिकार करने का, आर्थिक शिकारियों का सिस्टम है। तो कार्ल मार्क्स नजर में ऐसा था। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि चीजों का जो मिसयूज हो रहा है, रिलीजियस मिसयूज के कारण क्या हुआ, साइकोलॉजी के प्रति नेगेटिविटी आई। वक्त याद रखना है, 1990s का दौर, बार बार हम कह रहे हैं। ये नहीं कि अगर इस साइकोलॉजी के सीन से अगर आप टाइम लाइन गड़बड़ कर दीजिएगा ना तो फिर सारा गड़बड़ हो जाएगा। फिर टाइम लाइन बहुत जरूरी है साइकोलॉजी के इवोल्यूशन को समझने के लिए, किस समय पे कैसा था, क्या था और क्यों था। 8:41 हो गया है, थोड़ी देर में बस और इसको समाप्त करेंगे। तो इससे ना एक किरण कुमार करके 2008 में एक रिसर्च आया। इसने बोला कि साइकोलॉजी शब्द के, इसने रिसर्च किया और इसने देखा कि साइकोलॉजिस्ट शब्द के ना दो अर्थ लोगों के दिमाग में आते हैं। एक तो एज अ प्रोफेशनल, जैसे डॉक्टर होता है, लॉयर होता है, और एक एज अ पर्सन। अभी जो हम लोगों को कहा जाता है, आप साइकोलॉजी की हमें डिग्री करके आए, वो हिस्ट्री वाला बंदा है, वो क्या कहेगा, साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है? तो वो क्या कहेगा, एज अ पर्सन आपको कहेगा कि साइकोलॉजिस्ट है। भाई हमारे फील्ड में नहीं होता साइकोलॉजिस्ट। आप मास्टर्स करके हिस्ट्री में हिस्टोरियन कह सकते हैं अपने आप को, आप मास्टर्स करके आर्कियोलॉजी में आर्कियोलॉजिस्ट कह सकते हैं आपको, आप मेडिसिन में मास्टर करके अपने आप को डॉक्टर कह सकते हैं, लेकिन हम लोग मास्टर कह के, हम लोग साइकोलॉजी मास्टर करके खुद को साइकोलॉजिस्ट नहीं कर सकते हैं। सो सैड। क्या करना पड़ेगा, आरसीआई का क्लिनिकल लाइसेंस चाहिए, तब जाके कहलाएंगे आप साइकोलॉजी। तो इतना किसको पता है, कह देते हैं साइकोलॉजिस्ट। जो थोड़ा समझदार है वो जानते हैं कि एक प्रोफेशन होता है साइकोलॉजिस्ट, और जो कहते हैं एज अ पर्सन। तो अर्थ ही समझ में नहीं आ रहा है, क्या है साइकोलॉजिस्ट आज भी समझ में नहीं आ रहा है। हमको भी कहा जाता है। अब हमको साइकोलॉजिस्ट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि लोगों को लगता है कि ये साइकोलॉजी के बारे में जानता है, इसको पढ़ता है, इसको जीता है, इसको कोई प्रॉब्लम बता दो चुटकियों में सॉल्व कर देता है, उसका उपाय निकाल देता है। और ऐसी ऐसी चीजें हैं, टॉप भी किया है, नेट भी निकाला है, और बढ़िया, इसको माना भी जाता है, टीचर लोग भी जो है बहुत मानते हैं इसको। तो फिर ही इज अ फिट पर्सन फॉर कॉलिंग साइकोलॉजिस्ट, तो लोग हमको साइकोलॉजिस्ट कह देते हैं। तो जब जहाँ पे लगता है हमको समझाना पड़ेगा या समझने का स्कोप है तो वहां पे समझा देते हैं, और जहाँ पे लगता है कि अगर हमने समझाने की कोशिश की, अगले नहीं समझाया, तो हम हमको समझा दिया, तो हम बोलते हैं ठीक है, हम कुछ बोलते ही नहीं, चुप रह जाते हैं। तुम्हारा ज्ञान तुमको दिक्कत देगा, हमें क्या। तो यही वाली चीज जो है ना, देखिए, तो आप सोचिए कि कितने संघर्ष में है आपका फील्ड। इन इन संघर्षों को बहुत हद तक आप भी जो है देख सकते हैं। लेकिन अगर आप एक शिक्षित समाज या आपके आसपास के लोग शिक्षित हैं, है ना,
अगर पैसा, ईगो, है ना, चौड़ और गाड़ी वाली चीज से थोड़ा ऊपर उठ पाए हैं कि तब जो है आप देख पाएंगे कि ये वाली मेंटालिटी, ये वाली समझ उनमें नहीं मिलेगी। वरना बुढ़ापा तक तो जो है ना आदमी अपना वर्थ ही सिद्ध करते रहता है कि भाई हम इतने लायक हैं। वो करना ही नहीं था बचपन से, को हमसे बड़ा नालायक कोई है ही नहीं। नहीं करते हम वो काम, हम नहीं है अच्छे बच्चे, हम बर्बाद है बिल्कुल। लेकिन हम प्रॉब्लम सॉल्वर है। बस देखो फिर क्या होता है। कहेगा सब एड़ा है पर मेरा है। ठीक है ना, यही चीज होने लगती है। प्रॉब्लम सॉल्वर को हर कोई चाहता है। तो हम लोग फिर आ जाते हैं किरण कुमार पे आए हम लोग, और किरण कुमार के बाद, हाँ, अब देखिए, साइकोलॉजिस्ट जो कहना चाह रहे थे उनकी आवाज भी दब गई। एक रूल बन गया, जब एम्पेरिसिस्ट और एक्सपेरिमेंटलिस्ट और साइकोफिजिस्ट लोगों को ही इज्जत मिलेगी तो क्यों हम इंडियन साइकोलॉजी की बात करें, उसी की बात करते हैं। उठाते हैं वहां से, कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट मारते हैं इंडिया में। और इसमें क्या हुआ कि साइकोलॉजी का पूरा हम लोग का जो स्ट्रक्चर जो है, हम लोग जो सिलेबस पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी का, उसमें कहीं देखे हैं इंडियन साइकोलॉजी? कहीं सूफिज्म पढ़े हैं आप लोग? कहीं भागवत गीता के बारे में पढ़े हैं? कहीं बुद्धिज्म के बारे में पढ़े हैं? कहीं सूफिज्म के बारे में पढ़े हैं? नहीं पढ़े। क्यों नहीं पढ़े? इसीलिए नहीं पढ़े हैं, इसी इसी चीज के कारण, है ना, गप और रिजेक्शन वाली चीज के कारण। बोला नहीं नहीं, साइकोलॉजी में ये सब नहीं पढ़ाओ, साइकोलॉजी में वो पढ़ाओ जो हम पश्चिम से उठा करके कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। अब उठा के कॉपी पेस्ट कर तो दिया, वो तो ठीक है इज्जत पाने के चक्कर में। लेकिन पश्चिम का समाज, पश्चिम का व्यक्ति, उनकी मान्यताएं जिन चीजों पर टिकी हुई है, और हमारा पूर्व का समाज और जो उसके आधार जो है पैराडाइम, टोटली डिफरेंट है। बहुत ज्यादा डिफरेंट। वहां क्या माना जा रहा है? वहां सिकंदर को ग्रेट माना जा रहा है, और हमारे यहाँ बुद्ध को ग्रेट माना जा रहा है। यहाँ जो है एक जो फकीर है, जो गंदी चादर ओढ़ करके बढ़ी हुई दाढ़ी में, जो मजार के पास रहता है, लोगों से भीख मांगता है, उसके चरणों में आके नवाब भी सर झुकाता है। और वहां क्या होता है? वहां वो गुलाम कहलाता है, वहां वो पागल कहलाता है। समाज की मूलभूत दृष्टिकोणों में कितना ज्यादा अंतर है ना। हमारा समाज डिसिप्लिन की बात करता है, हमारा समाज इंद्रियों के निग्रह की बात करता है, और उनका समाज इंद्रियों को भरपूर जो है ना वो चीज करने की बात करता है कि भाई खूब सुख डूबे रहो जिसमें जितना ज्यादा है। एनिमलिस्टिक काइंड ऑफ। हम लोग पुरानी सभ्यता है, बहुत पहले से हम लोग है ना। भारत हो, भारत सबसे पुरानी सभ्यता है, उसके बाद अरब डेवलप हुआ। उ- अंग्रेज लोग तो और वेस्टर्न सभ्यता तो बहुत बाद में जाके डेवलप हुई। जब वो लोग मेटेरियलिज्म पता नहीं कब जाके छोड़ेंगे, और छोड़ भी पाएंगे कि नहीं। उसके तो 2000 साल पहले हम लोग मेटेरियलिज्म छोड़ के बौद्धिक जगह पे आ गए थे। तो ये चीज भी, भारत से क्या हुआ, प्रकाश सब जगह फैला। अरब भारत के बगल में था, ट्रेड होता था तो अरब में भी फैला, वहां भी लोग सभी हुए। नहीं तो वो भी तो चोर लुटेरे ही थे। वहां भी रिलीजन का विकास हुआ, चीजों का विकास हुआ धीरे धीरे। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे हम लोग क्या होते हैं कि सभ्य होते जाते हैं और चीजों को जानते जाते हैं। लेकिन आपने वहां की क्रिटिकल और रॉ चीजों को उठा के यहाँ ले गया। अभी इसी के कारण से आज के समय में भी आपको साइकोलॉजी में ना दो फाड़ देखने के लिए मिलेगा। ये चीज हो जाएगी कि वेस्ट बहुत सारे बिहेवियर को, आप जब एपीए की चीजें पढ़ेंगे, है ना, गाइडलाइंस वगैरह जो वो आती है ना, DSM-4, DSM-5, ICD-10, तो उसमें आपको लगेगा कि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसको ये लोग मानसिक रोग या पागलपन या ऐसे वैसे चीजें कहते हैं। और चूंकि लाइसेंस मिला हुआ है हम लोग को प्रैक्टिस करने का, तो हम लोग उस पे पेपर पे लिख सकते हैं। लाइसेंस का आधार क्या है? DSM-4, DSM-5, है ना, ICD-10, जो अमेरिका निकालेगा, वेस्ट निकालेगा, उसके आधार पे मूल्यांकन करेंगे और व्यक्ति को लिख देंगे कि इस व्यक्ति का मानसिक हालत और दिमागी हालत हिला हुआ है। जबकि उस व्यक्ति को भारत में बुद्ध और जीसस की तरह पूजा जाएगा, इतना अच्छा माना जाएगा, है ना, संत की तरह, फकीर की तरह। और आपने क्या किया? पागल का सर्टिफिकेट दे दिया उसको। काहे कि आप वेस्टर्न व्यू पॉइंट से एजुकेटेड थे। लेकिन क्योंकि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व और बिलीफ सिस्टम इंडियन व्यू पॉइंट से ओरिजिनेटेड था, और आपने उसको वेस्टर्न, मतलब ये तो वही बात हो गई ना कि स्क्रू ड्राइवर जो है ना है प्लस वाला, और आप उसको माइनस वाले से खोलने की कोशिश कर रहे हैं। माइनस वाला है तो प्लस वाले से खोलने की कोशिश कर रहे हैं उसको। अरे क्या मतलब है? तो ये जब चीजें बहुत ज्यादा होने लगी ना, जब देखा गया कि साइकोलॉजी की एफिकेसी जो है ना वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर नहीं पा रहा है, वाकई बहुत हद तक तो कर रहा है लेकिन बिगड़ी को बनाने में उतना मदद नहीं कर पा रहा है, तब जाके वॉइस चेंज हुआ कि भाई, हाँ,
जहाँ पे जो चीज उपजी है, देसी इज बेस्ट। आज भी जो है आप देखिए कि जितना हम देखते हैं फॉरेन ब्रीड के डॉग लोग पालते हैं, तो हमको तो कभी वो लोग अच्छे नहीं लगे। हमको एक्चुअली में बहुत हद दर्जे का बेवकूफ लगा है फॉरेन फॉरेन ब्रीड का डॉग सब। इससे बेवकूफ कुत्ता हम आज तक नहीं देखे हैं, चाहे पेमिलियन हो चाहे जर्मन शेफर्ड हो, कुछ भी हो। ठीक है, आप उससे प्यार करते हो, अच्छी बात है। लेकिन इंडियन डॉग हमको बहुत स्मार्ट लगता है, बहुत सोशल लगता है। वो हर किसी को काटेगा नहीं, हर किसी पे झुंझलाना नहीं शुरू कर देगा। वो पकड़ लेगा, वो देख लेगा। अगर आप उसको सिखा देंगे कि वो देहरी से, मतलब देहरी से अंदर आए, इतना ही कदम आए, तो उतना ही आएगा। भाषा भी बहुत हद तक समझता है। बहुत ज्यादा जो है ना, ऐसे पगला और बच्चा की तरह भी नहीं करते रहता है, शिशु की तरह मैच्योर पेट की तरह बिहेव करता है। तो हमको इंडियन डॉग बहुत पसंद है कि यार मतलब यहाँ के कुत्तों में भी मैच्योरिटी का लेवल है। मतलब क्या बात है, भारत की जमीन क्या है। और वो लोग तो ऐसा लगता है ना, वो लोग क्या ही मतलब झमेला, मतलब बिहेवियर कितना अजीब होता है। देखा, भूखना शुरू कर दिया, काटने के लिए दौड़ गया, है किया जा रहा है। अब स्नेह तो भारतीय कुत्ते भी करते हैं, है ना। तो ये वाला चीज हो गया। तो क्या हुआ कि आपकी जमीन के हिसाब से जो चीजें हैं वो बेस्ट है, इस चीजों को पहचाना गया। तब जा करके ना, ये पहचानते पहचानते भी कई साल लगा, क्योंकि अभी 90s की बात है ना, जब रिजेक्शन का समय चल रहा था। तो ये बात जो है ना 70s पार करने के बाद, 80s पार करने के बाद, तब जा करके 80s पार, सॉरी 80s नहीं, उल्टा हम बोले, 1990s में सिचुएशन था। उसके बाद और आगे बढ़ते बढ़ते जो है ना 2000 पार करने के बाद, और बहुत आगे पार करने के बाद, जब ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, जब लिमिट दिखने लगे, कॉपी पेस्ट किए हुए मटेरियल का क्या हश्र होता है, जब ये पता चलने लगा कि छापा हुआ एग्जाम में जो है ना पेपर, वो छापा हुआ ही रह गया, और मार्क्स जो है पेपर तक ही रह गए, और टीचर की बड़ाई जो है डिपार्टमेंट तक ही रह गई। उसके बाद जीवन में उससे कुछ नहीं उखाड़ पाए। जब ऐसी चीजें समझ में आ गया, तब जा करके हमारा साइकोलॉजी में एक फोर्स उठा, जो वर्तमान में भी जो है ना, अभी भी वो चीज है, पॉजिटिव साइकोलॉजी या इंडियन साइकोलॉजी के रूप में। अब इसके आगे जो है ना, ये हम रिकैप करते हैं थोड़ा सा। इसके बाद जो हम लोग पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस साइकोलॉजी में, कि कैसे आइडेंटिटी क्राइसिस से इसको जूझना पड़ा। और इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग इंडिजेनाइजेशन, इंडिजेनाइजेशन, भारतीयकरण। इन चीजों को हम लोग पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस से पहले भी थोड़ा सा बचा हुआ है। नहीं नहीं, हो गया सब। हाँ, एक चीज क्या है कि साइकोलॉजी का बैकग्राउंड फिलोसफी से निकला, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और इसी के कारण जो है ना, इसको थोड़ा सा ये बैकवर्ड वाला ये चीज जो है, इसको ट्रीटमेंट मिला कि भाई आप पिछड़े हुए हैं। और उस पिछड़ापन का दाग उतारने के लिए लोगों ने क्या बोला कि तो साइकोफिजिक्स करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। हो गया, हो गए हम लोग एडवांस, मिल गई इज्जत, अब रेस्पेक्ट करो हमारा, ठीक है। तो 1990s के टाइम पे इंडिया में, अगर आपको क्वेश्चन ऐसा आता है, और क्वेश्चन आपसे आपको याद नहीं है, आपसे बनता नहीं है, ठीक है, कैसे संभव होगा इतना सब कुछ याद रखना। तो ये इसीलिए कह रहे हैं बार बार, 90 का दशक जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ समझ में आपको आना चाहिए कि साइंस जोर पे था। अगर भूल भी गया आंसर, तो ध्यान रखिएगा कि कौन सा एक्सपेरिमेंटल मेथड या कौन सी थ्योरी एक्सपेरिमेंटल या साइकोफिजिक्स या किसके नजदीक आ रही है। तो उस थ्योरी का उस टाइमलाइन के साथ मिलान कीजिएगा, दूसरे चीज को नहीं मिला दीजिएगा। ऐसा नहीं कि कोई फिलोसफिकल चीज है, जैसे कार्ल जुंग का है, तो उसको मिला दीजिएगा उस टाइम पे। हाँ, सिगमंड फ्राइड का है तो उसको मिला दीजिएगा, नहीं। एक्सपेरिमेंटल और साइकोफिजिकल स्टडीज, किसी इंडियन रिसर्चर का नाम दे दिया, और आपने रिसर्चर के साथ पढ़ा कि उसने इस विषय पर स्टडी किया। और आपको देखना होगा कि 90 के दशक में जितनी स्टडीज हुई हैं, वो इस तरह की होंगी, जो बोलेंगे ना कि 3 जगहों पे इज्जत मिलती थी, एम्पिरिसिस्ट को एक्सपेरिमेंट। अगर स्टडी का नेचर मान लीजिए एक सैंपल में दे दिया कि इस चीज पे स्टडी की 1990s में, 1993 में, 1994 में फलाना व्यक्ति ने। अब ये तो किताब में मिलेगा नहीं, किताब में तो केवल क्लासिक एग्जाम्पल मिलेंगे, लेकिन नेट के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो पूछा जाएगा, तो वैसे ही आपको देखना समझना होगा प्रश्न का, और उसका नेचर देख लीजिए, क्या उसका नेचर उस समय के कालखंड के मूड से मिल रहा है। मिल रहा है तो बढ़िया, नहीं मिल रहा है तो मिसमैच कर दीजिए, सही आंसर दीजिए। तो आज यहीं तक रखते हैं क्लास अच्छा, कर